सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं राजेंद्र त्यागी जी द्वारा रचित कहानी अनजान रिश्ते। असगर आज अपने गांव चला गया। जाते जाते खुद तो रोया ही, हमारी आंखें भी नम कर गया। जाते जाते ही क्यों, जाने के एक दिन पहले से ही वह इस तरह सुबक रहा था मानो अपने अपने प्रियजनों से हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ रहा हो। नहीं, साल 6 महीने बाद फिर उसे रोजी रोटी की तलाश में अपना गांव छोड़कर फिर उसे इसी शहर के किसी झुग्गी को आबाद करना है। फिर भी हमसे बिछुड़ने के गम ने उसे रोने के लिए मजबूर कर दिया था। जब कभी असगर की मासूम सूरत मन में उतर आती है, मैं उसके साथ अपने रिश्तों के बारे में विश्लेषण करने लगता हूँ, सोचने लगता हूँ अनजान रिश्तों के बारे में। और कुछ अनजान रिश्ते भी होते हैं, इस मान्यता को स्वीकारने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। असगर गंभीर प्रकृति का इंसान था। उसे हंसते हुए कभी नहीं देखा, मगर कभी उदास भी नहीं था। बस गुमसुम अपने काम में लगा रहता। हाँ, एक बार मेरे कुछ सवालों पर वह मुस्कुराया अवश्य था और फिर मौन हो गया था। शाम का वक्त था। राजमिस्त्री काम समेट कर अपने अपने घर चले गए थे। आदत के अनुसार असगर अभी भी साफ सफाई के काम में जुटा था। मैं तभी दफ्तर से लौटा था, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और प्रेमलता से चाय के लिए गुजारिश की। प्रेमलता ने मुझे चाय का कप पकड़ाते हुए रोजाना की तरह असगर को भी चाय के लिए आवाज़ दी। असगर भी मेरे पास ही फर्श पर बैठकर चाय पीने लगा। चाय के साथ उसे एक कागज के टुकड़े पर रखकर 2 लड्डू भी दे दिए गए थे। लड्डू कुछ दिन पहले ही हमारे गांव से आए थे। खाते पीते हम लोगों का मन भर गया था, अतः हम नहीं खा रहे थे। असगर को न दिए जाते तो शायद बाहर घूमते आवारा जानवरों को खिलाए जाते। असगर बड़ी मासूमियत के साथ चाय के साथ लड्डू खा रहा था। तभी मेरे मन में एक शरारत सूझी। इसे शरारत ही कहूँगा, क्योंकि जिस तरह के सवाल मैंने उससे पूछने की चेष्टा की वे ना तो उसके स्तर के थे और ना ही उसके मतलब के। जिन लोगों से जिन सवालों का मतलब नहीं होता, उनसे बेमतलब के सवाल पूछने के पीछे कभी हमारे जैसे इंसानों का अहम और कभी दूसरों को छेड़ना अर्थात परिचित्तानुरंजन करना उद्देश्य होता है। यह एक इंसानी फितरत है। असगर से सवाल पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य भी चाय के साथ साथ ऑफिस के बोझ से दिमाग को हल्का करना था, यानी कि उसे छेड़ना था। मैंने सोचा उससे पूछा जाए, असगर, क्या जिहाद का मतलब आतंक फैलाना है? कश्मीर भारत में रहना चाहिए या पाकिस्तान में? तुम्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है या भारत? क्रिकेट में भारत की विजय पर खुश होते हो या पाकिस्तान की विजय पर? असगर मेरे सवालों को सुनकर मुस्कुरा दिया। जवाब देना शायद उसने व्यर्थ की कवायद समझा होगा, इसलिए वह मौन था। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और एकाएक मुझे एहसास हुआ कि वह नहीं, उसका मासूम चेहरा मेरे सवालों के जवाब दे रहा है। बाबूजी, का हमार सुझाव? बेवहार राउर सवाल के उत्तर नाई रवे। ई इंसानी सवाल हाव, कवना इंसाने से पूछब। वह सुबह मुझे आज भी याद है। वही सुबह क्यों, उसके साथ गुजरी हुई हर सुबह मेरे मन में पुरातत्व संग्रहालय में प्राचीन पांडुलिपियों की भांति सुरक्षित है। उस दिन की सुबह मौसम कुछ मेहरबान सा था। कई दिनों के बाद सूरज ने कोहरे के बीच से मुंह चमकाया था। कोहरे के झीने दुशाले के बीच से मंद मंद मुस्कुराता सा सूरज ऐसा लग रहा था मानो दुशाले की ओट से चोरी चोरी प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहा हो। सुबह की गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेकर मैं शरीर में ऊर्जा संचार करने की चेष्टा कर रहा था। तभी एक मासूम से चेहरे के साथ ठेकेदार कृष्णा सुबह के अखबार की तरह मेरे सामने था। हम कई दिन से उसका इंतजार कर रहे थे कि वह आए और कैसे ही मकान की ऊपर वाली मंजिल की चिनाई का काम शुरू हो। उसके साथ केवल एक अदद इंसान देखकर मेरे माथे पे बल पड़ गए थे। गुस्सा जाहिर करते हुए मैंने उससे कहा था, इतने दिन इंतजार कराने के बाद आज आए और आज भी इस मरियल छोकरे के साथ, क्या इसी तरह ऊपर की मंजिल खड़ी करोगे? कृष्णा ने मुझे आश्वस्त किया और मासूम से उस छोकरे को छत की मुंडेर तोड़ने पर लगा दिया। छोकरा मशीन की तरह अपने काम पर जुट गया और अकेला ही जुटा रहा। मरियल से उस छोकरे ने एक दिन में ही इतना काम कर दिया कि कृष्णा को अगले दिन राजमिस्त्री लाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वही मरियल सा छोकरा ही असगर था। गांव जाने से पहले लगभग 1 डेढ़ मास तक असगर हमारे यहाँ बैलदारी करता रहा।
इस दौरान तकरीबन आधा दर्जन राजमिस्त्री और बेलदार आए गए होंगे, मगर वह हमेशा ही समय से पहले बिना नागा काम पर मुस्तैद रहा। धरती में गड़ा गड़ा सा वह मासूम चेहरा सुबह सवेरे सबसे पहले दरवाजा खुलवाता और बिना किसी से कुछ पूछे जो कुछ करने को दिखता उसमें जुट जाता। खुद तो काम में जुटा ही रहता, अनधिकार चेष्टा करता हुआ राजमिस्त्री और दूसरे बेलदारों को भी निर्देश देता रहता। मिस्त्री जी, मसाला मत खराब करो, अरे फैलाओ मत। वह बेलदार था, मिस्त्री वाला उसकी कहाँ सुनने वाले थे। असगर की नसीहत को अनसुना करके वे बेपरवाह दिहाड़ी मजदूर की तरह माले मुफ्त बेरहम दिल की तर्ज पर हाथ चलाता रहता। किसी बेलदार को बीड़ी सुलगते देखता तो उस पर बरस जाता। सुन, मालिक से मजदूरी तो पूरी ले, रेत के 4 गो कट्टा चढ़वले बानी, मसाला खत्म हो जाए तो मिस्त्री बैठ जाई हैं, चल तू मसाला पकड़वा। वह बेलदार पर बरसता और उसके हाथ से कट्टा छीन कर खुद दूसरी मंजिल पर रेत ढोने लगता। दिन भर उसका यही क्रम रहता था, कभी रेत ढोता तो कभी मसाला पकड़ाता, मगर राज मिस्त्रियों को बीड़ी सुड़कने का बहाना बनाने का मौका न देता। दिन ढलते ढलते राजमिस्त्री औजार साफ कर अपने अपने घरों की तरफ रुख करने की तैयारी करते और असगर की बकबक शुरू हो जाती। फोकट के माल बूझ राख लिए हैं, बनल बनावल मसाला छोड़ के चल जाई जा, सवेरे तक मालिकार के सिरमिट खराब हो जाए। मिस्त्री जी, एक तसला मसाला बचला, आओ एक हाथ लगा दो। मैं जब कभी राजमिस्त्रियों को काम समझाता, वह काम में लगा लगा ही सारी बात ध्यान से सुनता। मेरे कहने के बावजूद परिवार के सदस्य जिस काम से कन्नी काट जाते, दिहाड़ी का पूरा काम कर वह उस काम में जुट जाता। यह उसकी ईमानदारी ही थी कि दिहाड़ी के समय वह केवल ठेकेदार का काम करता था और दिहाड़ी वक्त से पहले और बाद सुबह शाम बाकी के काम निपटाता था। इस तरह सबसे पहले आता और सबके बाद अपनी झुग्गी की तरफ लौटता। गांव जाने से एक दिन पहले भी सुबह सवेरे काम पर आ गया था, मगर उदास उदास सा। दफ्तर जाते जाते मैंने प्रेमलता से कहा था, ऊपर जाकर देख आओ, राजमिस्त्रियों को किसी सामान की ज़रूरत तो नहीं है। प्रेमलता ऊपर पहुंची तो एक मिस्त्री ने बताया कि पता नहीं असगर आज क्यों उदास है। प्रेमलता ने उसका चेहरा देखा, असगर की आंखें भरी हुई थी। प्रेमलता ने सहज भाव से ही उससे पूछ ही लिया, क्या बात है, उदास क्यों है असगर? जवाब में असगर की आंखों से आंसू झरने लगे। प्रेमलता ने सांत्वना देते हुए फिर कहा, ठेकेदार ने कुछ कह दिया क्या? ना ना अम्मी जी। इतना कहते ही असगर के झड़ते आंसुओं का बहाव तेज हो गया था। अप्रत्याशित इस व्यवहार से प्रेमलता हतप्रभ थी। सांत्वना देते हुए उसने फिर पूछा, अरे बता तो सही क्या हुआ? सुबकते सुबकते असगर बोला, अम्मी जी, कल हम गांव चले जाए। उसके रोने का कारण सुनकर प्रेमलता हतप्रभ थी। उसने असगर को दिलासा देने का प्रयास किया, अरे इसमें रोने की क्या बात है, माँ के पास जा रहा है, अच्छी बात है, खुशी खुशी जाना चाहिए। प्रेमलता के मुंह से निकले सांत्वना के कृत्रिम बोल शायद असगर पर असर नहीं कर पाए और पलकों के बांध तोड़कर उसके आंसू फिर बहने लगे। कोई बात नहीं, रो मत। अच्छा, गांव से कब लौटेगा? प्रेमलता ने बात बदलने की मंशा से पूछा। 1 महीना बाद, उसने जवाब दिया। असगर का स्नेह देखकर प्रेमलता की आंखें भी भर आई थीं। आंखें पहुंचती पहुंचती तेज कदमों से वह भूतल की तरफ चली आई और आंखों में स्नेह की बूंदें लिए असगर फिर अपने काम में जुट गया। पल्लू से अपनी आंखें पहुंचते पहुंचते प्रेमलता ने पूरा किस्सा परिवार के बाकी सदस्यों को सुनाया और फिर मिस्त्री बेलदारों के लिए चाय ले जाने के लिए पुत्रवधू सुमन से कहा। जग में चाय भरकर सुमन ऊपर गई। उसे देखकर असगर की आंखें फिर झरने लगीं। भाऊजी, कल हम अपने गांव चले जाए। इसमें रोने की क्या बात है? घर जाते समय रोया नहीं करते भैया। गांव से लौटकर फिर काम पर आ जाना, सुमन ने उसे दिलासा दी। नहीं भाऊजी, हमने ठेकेदार से कहले रही कि हमार 8 तारीख के टिकट बा, काम फुर्ती से करत, लेकिन वह देर कर देन। हम चाहत रही कि काम पूरा करके ही गांव जाए, पता नहीं दूसरा बेलदार कैसे आ गई। रोने के कारण के पीछे निष्प्रह मूल कारण सुनकर सुमन की भी आंखें भर आई थी। उस दिन असगर रह रहकर पूरे दिन आंसू बहाता रहा और हमारे परिवार का जो सभी सदस्य उसे मिलता उसे ही अबोध किसी बालक की तरह सुबक सुबक कर बताता, बड़का भैया कल हम गांव चले जाए, छोटका भैया कल हम गांव चले जाए, छुटकी भाऊजी कल हम गांव चले जाए।
दोपहर का भोजन करने मैं घर आया। सीधा ऊपर गया जहाँ काम चल रहा था। रोज की तरह सभी का हालचाल पूछा। सभी ने कुछ न कुछ जवाब दिया, मगर असगर का उदास चेहरा देखकर कुछ असहज सा लगा। प्रेमलता से पूछा, क्या बात है, आज असगर नाराज है क्या? क्यों? चुप रहने का रहस्यमयी इशारा करते हुए प्रेमलता ने होठों पर उंगली रख ली। मैं उसके साथ नीचे उतर आया। नीचे आकर पूरा किस्सा सुनाया। मेरे मुंह से निकला, पागल। भोजन करने के बाद जब मैं दफ्तर जाने के लिए कार में सवार हुआ तो असगर खिड़की के पास खड़ा था और उसके मुंह से वही वाक्य फूट रहा था, कालम गांव चले जाए। मेरी निगाह असगर की तरफ उठी। उसकी आंखें बरसाती पतनारे की तरह बह रही थीं। मैं उससे बात करने की हिम्मत न जुटा पाया, उसका सामना नहीं कर पाया। मैं कमजोर निकला और सांत्वना के बोल मुंह में दबाए दबाए कार का एक्सीलेटर दबाया और भाग खड़ा हुआ। असगर का व्यवहार कभी कभी मुझे सोचने के लिए मजबूर करता है। आखिर हमारे साथ उसके लगाव का कारण क्या है? आजकल जाति, पंथ, गांव गवार, क्षेत्र, आर्थिक सामाजिक समानता के जिन पैमानों से संबंधों की पैमाइश की जाती है, उसमें से कोई भी कारण हमारे और उसके मध्य नहीं था। कोई स्वार्थ का कारण हो सकता है, मगर उसने तो दिहाड़ी से अतिरिक्त काम करने के लिए कभी मजदूरी नहीं मांगी। हाँ, हाड़ ठिठुराती ठंड में अन्य राजमिस्त्रियों के साथ दिन में 1-2 बार उसे भी 1 गिलास चाय का पानी जरूर मिल जाता था। हाँ, वह चाय नहीं, चाय का पानी ही होता था, क्योंकि चाय नाम के उस पनीले पनीले द्रव्य का एक घूंट भी लेना मुझे गवारा न था। चाय का पानी पिलाने में भी परिवार के अन्य सदस्य मुंह बनाते। मैं उन्हें समझाता, क्या हुआ, बहुत ठंड है, पुण्य मिलेगा। चाय का वह पानी भी निस्वार्थ नहीं था, उसमें भी पुण्य कमाने के स्वार्थ की मिलावट रहती थी। नाश्ते में एक दिन पराठे बने थे। चिकित्सीय प्रतिबंध के बावजूद मेरा मन पराठे उड़ाने के लिए कर रहा था। इसके साथ ही एक और पुण्य कमाने का ख्याल मन में आया। क्यों न काम पर लगे सभी लोगों को मूली का भरवा 1-1 पराठा खिलाया जाए। पत्नी के सामने इच्छा जाहिर की। पत्नी ने जवाब में अनिच्छा जाहिर की। क्यों आदत खराब करते हो? ठिठुरती आवाज में मैंने कहा था, रोज रोज थोड़े खिला रहे हैं, एक दिन में कहीं आदतें खराब नहीं होती। मेरा इतना कहना था कि पुत्र वधू सुमन ने व्यंग्य बाण चलाया, मम्मी खिला भी दो, नहीं तो पापा का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मैं उसी ठिठुराते अंदाज में फिर बोला, दिल टूटने का सवाल नहीं है बेटे, कोई ज्यादा खर्च थोड़े ही हो जाएगा। जानवरों को भी तो खिला देते हैं, वे तो फिर भी इंसान हैं। उस दिन असगर सहित उन सभी को पराठे खिला तो दिए थे, मगर जानवर और इंसान के अपने तर्क पर मैं खुद ही शर्मिंदा था। लेकिन तर्क मेरी मजबूरी थी। और इसके साथ ही मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा था, स्वार्थी कौन, हम या असगर? शुक्रवार 2 जनवरी की सुबह थी। हाड़ कांप ठंड, इंसानियत की तरह गिरता तापमान 4 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। घमंड की तरह घने कोहरे की चादर चारों तरफ तनी हुई थी। हाथ को हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा था। किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुंह से निकला, इतनी ठंड में कौन आ गया कमबख्त। ठंड के मारे कोई भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लिहाजा सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। प्रेमलता ने दरवाजा खोला। मैंने भी रजाई से मुंह बाहर निकाला। फटी सी चादर और एक कमीज पहने दरवाजे पर असगर खड़ा था। काम पर उस दिन केवल वही आया था, बाकी सभी छुट्टी मार गए थे। ठिठुराती ठंड में हमें उसके आने की भी उम्मीद नहीं थी। बिना सहारे की लता की तरह कांपते असगर को देखा और निवेदन के लहजे में प्रेमलता से कहा, ठंड बहुत है, बेचारा बीमार पड़ गया तो काम रुक जाएगा। उसे कोई पुराना स्वेटर या लोई हो तो दे दो, ओढ़ लेगा। मुझे मालूम था जवाब क्या आना है। प्रेमलता की तरफ से ना सही, परिवार के किसी अन्य सदस्य की तरफ से तो अवश्य ही तेज आंच में जली रोटी का सा जवाब आ जाएगा। प्रेमलता मेरा मुंह ताक रही थी। तभी छोटी पुत्र वधू प्रीति की आवाज आई, मम्मी पापा की रजाई भी दे दो असगर को। प्रीति के उलाहने भरे जवाब से मैं शर्मसार था। झेप मिटाने के लिए मैं बोला, कौन पहनता है उस स्वेटर को, घर में कौन ओढ़ता है लोई, बेकार ही तो रखें, किसी के काम आ जाएंगे तो इसमें हर्ज क्या है। असगर के आंसू देखकर मैं शर्मिंदा था। मेरे मन में ग्लानि भाव उत्पन्न हो गया था। हमने उसे कुछ दिया भी, मगर अपना हित देखकर अथवा अनुपयोगी वस्तु होने के कारण। उस सौगात को उसके निश्चल स्वभाव व निस्वार्थ आंसुओं के साथ नहीं तौला जा सकता। ऐसा किया गया तो कबाड़ के साथ किसी की कोमल भावना तौलने के समान ही होगा ये। ठंड में सिकुड़ते असगर को प्रेमलता ने 100 रुपए के जूते पहनाए थे, वह भी इसलिए कि केवल 100 रुपए के थे।
उसके पीछे भी वही भाव प्रमुख था। क्या हुआ, 100 रुपये के ही तो हैं, 100 रुपये में 1000 रुपये का पुण्य प्राप्त होगा। 100 रुपये तो अंकित ही खेल खेल में खर्च कर डालता है। गांव जाते वक्त प्रेमलता ने उसे कुछ और भी सौगात दी थी। वहां भी हम पर हमारा अहम भाव हावी था। सभी सामान जो हमारे लिए बेकार था, सौगात के रंग बिरंगे पैकिंग में लपेट कर हम उसे सौंप रहे थे, मानो घर के मौजूद कबाड़ रंगीन कागज में लपेट कर किसी को ठगने का प्रयास कर रहे हों। हमारी नीयत कहीं भी तो उसके आंसुओं की तरह निस्वार्थ और निश्चल न थी। सौगात के रंगीन कागज में लिपटा कबाड़ सौंपते हुए पत्नी ने उससे कहा था, असगर जब गांव से लौट कर आए तो हमसे मिलने जरूर आना। पत्नी के स्वार्थपूर्ण दया भाव के बदले कमबख्त जाते जाते फिर एक निश्चल स्नेहिल सौगात दे गया। जाने से पहले उसने कहा था, हाँ अम्मी जी, जब हम लौट कर आएंगे तो हमारी वो आपके घर काम करेंगी। अम्मा जी उसे पैसे मत देना, अब हम आपसे पैसे नहीं लिया करेंगे। मैं यहाँ बदला शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेकार की वस्तु और स्वार्थ से पगे स्नेह के बदले में कोई भी इंसान ताउम्र मुफ्त काम करने का इरादा क्यों जाहिर करेगा? वह भी तब जब सभी प्रकार के दबाव से मुक्त होकर वह हमसे विदा होकर जा रहा हो। वह जाते जाते हमें हमारी औकात बता गया। वह खुलासा कर गया कि तुम्हारा स्वार्थी स्नेह, तुम्हारी सौगात भी मेरे निश्चल स्नेह, मेरे निस्वार्थ आंसू का कारण नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूँ जिसे हम संबंधों का कारण मान रहे थे, वह भी हमारा मात्र अहम ही है। वह हमारे यहाँ बेलदारी करता था, मगर उसका बेलदार होना भी उसके साथ हमारा सीधा संबंध नहीं जोड़ता था। वह हमारा नहीं, ठेकेदार का बेलदार था। दिहाड़ी उसे ठेकेदार ही देता था। न जाने कितने घरों की नींव रखी होगी उसने। क्या काम पर से विदा होते समय वह सभी के यहाँ इसी तरह आंसू बहाता होगा? शायद नहीं। फिर हमारे यहाँ क्यों? अनसुलझे से इस सवाल का जवाब प्रेमलता ने दार्शनिक लहजे में देने का प्रयास किया था। जरूर पिछले किसी जन्म में हमारा सगा संबंधी रहा होगा। प्रेमलता का अपना दर्शन है, अपनी सोच है। परिचित अपरिचित जब भी कोई हमारे परिवार के साथ आत्मीय भाव प्रदर्शित करता है, वह उसके साथ ही पूर्व जन्म के काल्पनिक संबंध जोड़ने लगती है। यहाँ तक कि पालतू कुत्ता भी उसे पूर्व जन्म का ही कोई सगा संबंधी लगता है। उसके इस दार्शनिक सिद्धांत का खंडन करते हुए मैंने कहा था, क्या बात करती हो? इस जन्म के सगे संबंधी तो मरने पर भी इस तरह आंसू नहीं बहाते। पूर्व जन्म के सगे संबंधी भला क्यों आंसू बहाने लगे? फिर असगर, प्रेमलता ने मेरे तर्क के संबंध में प्रश्न जोड़ते हुए कहा था, चलो एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे जो भी हो, असगर है भला इंसान। क्या बात करती हो? इंसान और भला? व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बेवजह दखल देने वाले नाते रिश्तेदारों की एक लंबी सी फहरिस्त पत्नी के समक्ष खोलकर रख दी और पूछा, क्या वे सभी इंसान नहीं हैं? नहीं, जानवर, प्रेमलता के मुंह से निकला। उन्हें जानवर मत कहो, ऐसा कहना तो बेचारे जानवरों का अपमान होगा। फिर इंसान के मायने बदल गए हैं, इंसानियत की परिभाषा बदल गई है। अब निष्ठा, स्नेह, मेहनत, ईमानदारी जैसे इंसानी गुणों का स्थान प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल जैसे व्यावसायिक सद्गुणों ने ले लिया है। वे इंसानी गुण अब इंसानों में नहीं, जानवरों में पाए जाते हैं। इसका मतलब असगर इंसान नहीं जानवर है? हाँ, वह इंसान के रूप में जानवर ही है, सच्चा जानवर। यह तो एक भले आदमी का अपमान हुआ। नहीं, यह अपमान नहीं, उसका सम्मान है, हकीकत है। असगर यदि निपट इंसान होता तो प्रोफेशनल होता, प्रैक्टिकल अप्रोच वाला होता। वह फिर खुद न रोता, उसके प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल कारनामे याद कर हम आंसू बहाते, तब वह हमारे साथ अनजान रिश्ते कायम न करता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।